टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको समास। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा है, दो स्वतंत्र शब्दों को पास बिठाने को समास कहते हैं। दो स्वतंत्र शब्द देखिए, सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है बिठाना। सम आस मिलकर हुए हैं समास, यानी इसका अर्थ पास बिठाना। यथाशक्ति दो अलग अलग स्वतंत्र शब्द है। यथा और शक्ति दोनों को पास बिठा गया है तो शब्द हुआ है यथाशक्ति, जिसका अर्थ है शक्ति के अनुसार। यथा और शक्ति को, इसको मैं उदाहरण देने के लिए आपको ऐसे प्लस का साइन दी हूँ। समास को ऐसे नहीं लिखा जाता। ये दोनों को पास बिठाया जो मिलकर नया शब्द हुआ है, उसको दिखाने के लिए मैं ऐसे लिखी हूँ। तो यथाशक्ति, यथा और शक्ति दोनों पास आकर यथाशक्ति शब्द बने हैं। तो जो शब्द पहले होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। उसके बाद जो होता है शब्द वो उत्तर पद होता है। जैसे यथा ये पूर्व पद है, शक्ति उत्तर पद है। तो दोनों मिलकर जो नए शब्द बने हैं उसे समासज पद कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, राजपुत्र। राज एक शब्द है, पुत्र और एक शब्द है। ये दो शब्द पास आकर हुए हैं राजपुत्र। तो राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। इसको पूरा दोनों मिलकर समासज पद हुए हैं। इसको समासज पद कहा जाता है और समस्त पद भी कहा जाता है। और एक बात जानिए, समास विग्रह किसे कहते हैं? जो भी समासज पद है उसको अगर हम खंड खंड करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। देखिए, राजपुत्र को अगर तोड़ा जाए तो वो क्या होगा ना, राजा का पुत्र। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। और देखिए, समास में हमेशा बड़ी बात संक्षिप्त हो जाती है। राजा का पुत्र को छोटा करके अगर कहा जाए तो संक्षिप्त करके राजपुत्र होता है। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। समास के चार भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के और दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो समास के भेद चार हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत दो हैं, कर्मधारय और द्विगु। आइए जानते हैं अव्ययीभाव समास की परिभाषा किसे कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। समासज पद क्रिया विशेषण का काम करता है। संज्ञा शब्द की आवृत्ति भी इसमें होती है। तो उदाहरण देके आपको समझाती हूँ मैं। देखिए, आजीवन एक समासज पद है। उसके पूर्व पद देखिए अव्यय या उपसर्ग होता है। आ एक उपसर्ग है। हर साल, हर भी एक उपसर्ग है। भर पेट, भर भी एक उपसर्ग है। तो जिस समासज पद में आप देखेंगे कि उपसर्ग है पूर्व पद, वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत होगा। आजीवन को अगर समास विग्रह किया जाए तो वो जीवन तक, हर साल, साल साल, भर पेट, पेट भर कर। और परिभाषा में भी बोला गया है कि समासज पद क्रिया विशेषण का काम करता है। समासज पद क्रिया विशेषण का काम मतलब, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले को, पद को क्रिया विशेषण कहते हैं। और संज्ञा शब्द की आवृत्ति भी इसमें होती है। तो एक उदाहरण देखिए, हाथों हाथ, बार बार एक शब्द रिपीट हुआ है, उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मतलब रिपीट होना। प्रतिदिन, बीचों बीच, आदि इत्यादि। और देखिए, गांव गांव, ये भी संज्ञा शब्द की आवृत्ति की गई है, बार बार आया है। और देखिए, क्रिया विशेषण का मैं उदाहरण देके बताती हूँ। देखिए, दोषी को आजीवन कारादंड मिला। कारादंड मिला, मिला तो क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? आजीवन कारादंड। आजीवन तक कारादंड मिला उसको, आजीवन ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण का काम क्या है? ऐसे ही अव्ययीभाव समास क्रिया विशेषण के काम करते हैं। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, पूर्व पद गौण यानी अप्रधान होता है। विग्रह करते समय शब्दों के बीच कारक चिन्ह को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि लगते हैं। समासज पद में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। देखिए, उदाहरण देखिए, परलोक गमन एक समासज पद है। तो इसको जब विग्रह किया जाए तो परलोक को गमन,
तो दोनों पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह आया है को। आग जला, आग से जला, यहाँ भी कारक चिन्ह से आया है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ भी कारक चिन्ह के लिए आया है। देखिए सेनापति, सेना का पति, ये भी कारक चिन्ह है। तो जो भी समासज पद को समास विग्रह किया जाए तो दो सब पदों के बीच जब आते हैं कारक चिन्ह तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत होते हैं। कर्ण फूल, कर्ण के फूल। अमृत धारा, अमृत की धारा। वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो देखिए यहाँ जितने भी समासज पद को समास विग्रह करते समय दोनों शब्द के बीच में कारक चिन्ह आया है। तो कारक चिन्ह जब बीच में आ जाए ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और दिगु समास। कर्मधारय तत्पुरुष की परिभाषा है, इनमें दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है अथवा उपमान उपमेय का संबंध होते हैं। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद संज्ञा होते हैं। तो उदाहरण देकर ही आप देने से आपको पता चलेगा कि समझ पाएंगे अच्छे से। कर्मधारय तत्पुरुष में बोला गया है कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। देखिए महाराजा जो समासज पद है उसको विग्रह जब किया जाता है तो महान राजा होता है। महान एक विशेषण है और राजा संज्ञा है। देखिए महर्षि महान विशेषण है और ऋषि भी संज्ञा है। सज्जन, सत पूर्व पद जो है विशेषण है और उत्तर पद जो है संज्ञा है। तो कर्मधारय तत्पुरुष में हमेशा पूर्व पद विशेषण होते हैं और उत्तर पद संज्ञा होते हैं। ऐसा जहाँ भी ऐसे आप देखेंगे ये तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत है। और फिर कर्मधारय तत्पुरुष की परिभाषा बोलती है कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में से उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान उपमेय क्या है आइए जानते हैं। उपमान होता है जिस वस्तु से तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। देखिए उदाहरण स्वरूप चंद्रमुख, चंद्रमुख का अर्थ क्या है? चंद्र सा मुख। इसको इस समासज पद को विग्रह किया गया है तो चंद्र सा मुख हुआ है। चंद्रमुख, मुख कैसा है ना चंद्र सा, मुख को चंद्र के साथ तुलना की जा रही है, चंद्र के साथ तुलना की जा रही है। मैंने कहा था उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती हो, चंद्र से तुलना की गई है तो चंद्र यहाँ पे उपमान है। और जिसकी तुलना की जाती है तो मुख की तुलना की गई है तो ये उपमेय है। और एक उदाहरण देखिए कमल नयन, कमल जैसे नयन। कमल यहाँ उपमान है और नयन यहाँ उपमेय है। इसी तरह ठीक। दिगु समास बहुत ही आसान समास है, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा ये जहाँ भी रहेंगे उस पे प्रश्न में आएंगे। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। समासज पद में समूह का बोध होता है। देखिए त्रिलोक, ये पूर्व पद संख्यावाचक है और उत्तर पद संज्ञा है। 3 लोकों का समूह है, इसका विग्रह है। और उदाहरण देखिए दोपहर, 2 यहाँ पे संख्यावाचक है और पहर संज्ञा है। फिर 7 दिनों का समूह सप्ताह। फिर देखिए चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। दिगु की परिभाषा ये भी कहती है कि समासज पद में समूह का बोध होता है। देखिए समूह और समाहार का बोध होता है जो एक साथ इकट्ठा एक से अधिक एक साथ होते हैं। एक से अधिक का समाहार यानी जो ग्रुप बन जाता है। जैसे 7 दिनों का, 7 दिन जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो सप्ताह कहलाते हैं। 4 वेद जब एक साथ हो तो वो चतुर्वेद कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा है, इस समास में दोनों पद समान होते हैं। इन पदों के बीच आने वाला और या लुप्त हो जाता है। जैसे कि माँ बाप समासज पद है, उससे समास विग्रह जब किया जाता है तो 2 शब्द के बीच देखिए और है। धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, इसके बीच या है
तो दो शब्द के बीच में जब और या आ जाए तो ये द्वंद्व समास है, और समासज पद जब होता है तो और या लुप्त हो जाते हैं, यानी अदृश्य हो जाते हैं, नहीं रहते। देखिए यहाँ पे भी माँ बाप है समासज पद में, यहाँ भी धर्माधर्म है, या और दो लुप्त हो गए हैं। पाप और पुण्य, देखिए पाप पुण्य। आज कल, आज और कल। देखिए अन्न जल, अन्न और जल। फिर दाल भात, दाल और भात। देखिए द्वंद्व समास में जितने भी होते हैं समासज पद, वो दो शब्द जो रहते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं, और फिर जब एक दूसरे के सहचर होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें पूर्व पद उत्तर पद कोई भी प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है, अथवा समासज पद तीसरे पद का विशेषण बन जाता है। यहाँ पे जो भी दो उत्तर पद पूर्व पद मिलकर जो समासज पद होते हैं, वो दोनों में से कोई भी अंतर्गत नहीं होता, कोई तीसरा पद को संकेत देता है। जैसे 10 आनन है जिसके, यानी रावण 10 आनन। नीलकंठ है जिसका, यानी शिव नीलकंठ। चक्र हाथ में है जिसके, विष्णु चक्रधर। ठीक है, ये सब जहाँ ऐसे रहेंगे तो ये बहुव्रीहि समास है, तीसरा पद को संकेत देता होगा। 10 आनन है जिसके, और उसमें हमेशा जिसके ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए समास में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, समासज पद हैं, जो कि द्विगु में भी अंतर्गत होते हैं और बहुव्रीहि में भी अंतर होते हैं। तो उसके कैसे कैसे रूप होते हैं, आइए उदाहरण देके आपको बताती हूँ। देखिए दशानन, नीलकंठ, चतुर्भुज, घनश्याम, चक्रधर इत्यादि, और भी बहुत सारे होते हैं। तो देखिए पहले दशानन, 10 आनन का समाहार, मैंने बताया था द्विगु में पूर्व पद संख्यावाचक होते हैं, 10 आनन का समाहार, और उत्तर पद भी संज्ञा होता है, और समूह और समाहार का बोध होता है द्विगु में। तो यहाँ सब कुछ है, ये द्विगु है। फिर देखिए 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, ऐसे जब लिखा जाता है तो ये बहुव्रीहि होता है। यहाँ तीसरा पद को संकेत दे रहे हैं, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुव्रीहि है और ये द्विगु है। तो देखिए दोनों में अंतर, दोनों में लिखने का तरीका कैसा है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और एक उदाहरण देखिए, नीलकंठ, नील है जो कंठ, ये तत्पुरुष है, मैंने बताया था तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण होते हैं और उत्तर पद संज्ञा होते हैं। नील है जो कंठ, ये तत्पुरुष है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तीसरा पद को संकेत दे रहे हैं। यहाँ ये बहुव्रीहि हो जाएगा। बहुव्रीहि में हमेशा ऐसा लिखा जाता है, जो भी तीसरा पद है वो ऐसे अर्थात करके ऐसे लिखा जाता है। तो आप अच्छी तरह गौर करके देखेंगे, समझ जाएंगे और उत्तर देकर दे सकेंगे। और एक उदाहरण देखिए, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो संख्यावाचक है, द्विगु है। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु को बोला जा रहा है, बहुव्रीहि है। देखिए कहाँ पे द्विगु, कहाँ पे बहुव्रीहि, कहाँ तत्पुरुष हो रहा है। उदाहरण देखिए, बार बार थोड़ा वीडियो देखेंगे तो ठीक समझ में आ जाएगा आपको। फिर देखिए घनश्याम, घन की तरह श्याम, तत्पुरुष है, मैंने कहा था तत्पुरुष में दोनों शब्द के बीच कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष है। घन की यहाँ की है, घन की तरह श्याम तत्पुरुष है। घन के समान है जो, अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ तीसरा पद को संकेत दिया जाए, घन के समान है जो, यानी श्री कृष्ण को बोला जा रहा है, बहुव्रीहि के अंतर्गत है। और एक उदाहरण देखिए, चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, कर्मधारय है तत्पुरुष में, चक्र को यहाँ कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष। फिर चक्र धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण को बोला जा रहा है, तीसरा पद को संकेत दे रहा है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, आशा करती हूँ। तो बार बार मेरे वीडियो को, जो भी व्याकरण में वीडियो की बनाती हूँ, बार बार आप देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।